नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम भाग 3 पढ़ चुके थे। आज हम भाग 4 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा एसआई की किस्त के बारे में समझना चाहेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके पास कुछ वीडियो 2-3 दिन से शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज फिर ठीक होने के कारण हम आपके सामने एक वीडियो डाल रहे हैं जो साधारण ब्याज भाग नंबर 4 का है। यहाँ देखिएगा ध्यान से कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देखा था, उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है, तो मूलधन तथा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कोई भी राशि है वो कितने वर्ष में बता रहा है दोस्तों, 2 वर्ष में कितना बनती है मिश्र धन, यानी 8700 रुपये बनती है, ठीक है। और वही राशि 3.5 वर्ष में कितना बनती है दोस्तों, 3.5 वर्ष में कितना बन रही है, 9600 रुपये बन रही है। मामला चक्रवर्ती ब्याज का नहीं है, साधारण ब्याज का है, तो साधारण तरीके से ब्याज बना है। तो बताओ, देखो यहाँ आप डिफरेंस देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि 2 और 3.5 वर्ष, इसका मतलब कितना वर्ष बढ़ गया, 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का जो ब्याज बना, 1.5 वर्ष का एसआई जो बना, वो कितना निकल के आ रहा है, 300 और 600 900 रुपये। 900 रुपये 1.5 वर्ष का ब्याज है। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 900 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे कि ये राशि 2 वर्ष में 8700 बनी थी, तो आपको 1.5 वर्ष का ब्याज पता है, तो आप 1 वर्ष का या 1 महीने का ब्याज निकाल लो और फिर 2 वर्ष का जो ब्याज है उसको घटा देंगे, तो अपने पास में राशि आ जाएगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 1.5 वर्ष का ब्याज 900, 1.5 वर्ष का मतलब यहाँ कितने महीने हो गए बोलिए, 12 और 6 18 माह का 900, ठीक है। तो फिर अपन को बताना है 1 माह का कितना हुआ, 900 बटा 18, और 2 वर्ष में कितने माह हो गए दोस्तों, 2 वर्ष का मतलब कितने माह हो गए, 24 माह का। 24 माह का निकाल लो, 900 बटा 18 गुणा 24, ठीक है। 6 18, 6 चौक 24, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ गया, 300। तो कितना ब्याज आ गया दोस्तों, 1200 रुपये 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा था। इस राशि में 2 वर्ष का ब्याज कितना जुड़ा था, साधारण तरीके से 1200 रुपये, तो वो 87 बनी थी। अरे ब्याज जुड़ने पर, मूलधन में ब्याज जुड़ने पर 8700 बना था, तो ब्याज को उठा दो तो मूलधन बच जाएगा मेरे पास। यानी क्या करेंगे, ये आप जानते भी हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। जब मुझे मूलधन लाना हो तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए मिश्र धन कितना था, 8700 रुपये, उसमें से ये 2 वर्ष का जो ब्याज बना था, कितने वर्ष का था ब्याज, 2 वर्ष का ही बताया था, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लिया हमने 1200, उसको घटा देंगे। मूलधन कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा 1200 घटाने पर 7500 रुपये। कितने रुपए दोस्तों, 7500 रुपये मूलधन आ गया। अरे 1.5 वर्ष का ब्याज आपको यहाँ पता चल पा रहा है, यहाँ से हिंट मिल रहा है। 1.5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 900 रुपये है, तो 18 माह हो गए 1.5 वर्ष में, क्योंकि अपन को 2 वर्ष का बताना है। 1.5 वर्ष एक मिश्र भिन्न में आ गई, तो मिश्र भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, इसको 18 माह बोल देंगे। 18 माह के लिए 900 रुपये, 1 माह के लिए 900 बटा 18, तो 2 वर्ष यानी 24 माह का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200। सिंपल इंटरेस्ट को मिश्र धन में से हटा दो, मूलधन बच जाएगा 7500 रुपये। और जैसे ही आपके पास मूलधन आ गया दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज कितना था, 1200, तो 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि वार्षिक दर बताना है आपको। कैसी बतानी है दोस्तों, वार्षिक दर। तो वार्षिक दर के लिए क्या करेंगे आप, आपको वार्षिक ब्याज चाहिए,
1 वर्ष का ब्याज चाहिए और बट्टा मूलधन गुणा 100। कुल दर बतानी हो तो कुल ब्याज चाहिए और वार्षिक दर बतानी हो तो वार्षिक ब्याज चाहिए। यहाँ देखिए वार्षिक ब्याज, अरे 2 वर्ष का ब्याज 1200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों 600। 2 वर्ष का 1200 तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 600। बोलो सही है कि नहीं? है सिंपल इंटरेस्ट। तो 600 रुपये कितने पर? 7500 रुपये पर गुणा 100। 600 रुपये 7500 मूलधन पर गुणा 100 कर देंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से काट लो 25 थी, यहाँ 75, यहाँ 25 दूना 50, 10 बच गए, 25 चौके 100, 8%। कितनी दर आ गई मेरे दोस्तों? 8%। इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा समझाने के लिए बताया गया। यहाँ देखिए ध्यान से, 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 900, 18 माह का 900, तो 1 माह का 900 बटा 18। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 24 माह यानी 2 वर्ष का ब्याज आ गया 1200। ये 1200 ब्याज 2 वर्ष का आया, यहाँ से इस 2 वर्ष के ब्याज को कम कर देंगे। जितना चाहिए होता ना उतना निकाल लो ना। आप 1 वर्ष का चाहिए तो 1 वर्ष का निकाल लो। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल समान रूप से चलता है यदि दर समान हो तो यहाँ देखेंगे 2 वर्ष का ब्याज 1200 मिश्र धन में से उठाएंगे तो कितने बच जाएंगे दोस्तों? 7500 रुपये मूलधन। 7500 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना? 600 गुणा 100 कर देंगे, दर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। यदि मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताना चाहूँ कि आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखें तो आप पहले ये करेंगे कि आपको देखो एक बैंक में वो 8% की वार्षिक ब्याज देता है और दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज इतना बनता है तो 8% की दर पर कितना धन लिया? तो आप क्या करेंगे कि मान लो 8% की दर पर उसने x धन लिया, 8% की दर पर, तो 12% की दर पर वो धन कितना लेगा? 45,000 माइनस x, क्योंकि कुल कितना था दोस्तों? 45,000। लेकिन जब आप क्या करेंगे, x इंटू दर इसके लिए 8 थी, 1/100, 1 वर्ष का समय है। यहाँ देखिए दोस्तों समय कितना है? 1 वर्ष का, प्लस 45,000 माइनस x। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी होगा, 12 इंटू 1/100, और दोनों का जो ब्याज मिलकर बन रहा है वो कितना बताया उसने? 4440। ये इक्वेशन सोल्व करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा निकल कर, वही आपकी राशि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों x y z बनाना ही नहीं है अपना। यहाँ देखिए ध्यान से, 8% पर मान लिया x धन उधार लेता है, 12% पर 45,000 माइनस x हो गया। x का 8% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज बन जाएगा और इसका 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा, और दोनों को मिलाते हैं तो ब्याज इतना दिया था। यही था दोस्तों, 1 वर्ष का समय था तो 1 वर्ष का समय काम में लेना है, और 2 वर्ष का समय है तो 2 वर्ष का समय काम में लेना है। ऐसे करेंगे, x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दी। सोल्व करेंगे आप 8x बटा 100, यहाँ से सोल्व करेंगे। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपके सामने ज़रूर आएंगी, कैलकुलेशन की कठिनाइयाँ ही जनरेट हो जाएंगी, और फिर x y z को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको रिजेक्ट कर देते हैं इस मैटर में। एक आप यहाँ दिमाग लगाते हैं, एक ऋण के लिए 8% और दूसरे ऋण के लिए 12%, अलग अलग दर दे रखी है तो अलग अलग ब्याज निकाल सकता हूँ। 2 अलग अलग कंडीशन, जब 2 अलग अलग कंडीशनों से मिलकर एक तीसरी कंडीशन बनती है तो वहाँ हम मिक्सर एंड एलिगेशन का यूज़ करते हैं। आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, आप मिश्रण के टॉपिक को जाकर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कैसे, मैं यहाँ फिर से आपको बता रहा हूँ। इसको रिजेक्ट कर देते हैं, यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। आप दोस्तों इसको मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड के द्वारा सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पकड़ में आ गया ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको वहाँ कहा भी था साधारण ब्याज में भी मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा आप, यदि बीच में कुल ब्याज रखते हैं 4440, तो आपको ऊपर भी ब्याज ही रखने पड़ेंगे। यहाँ दर रखते हैं तो यहाँ भी दर ही रखना पड़ेगा, लेकिन हम ब्याज पर कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत आसान हो जाएगा। ये 1 वर्ष का कुल ब्याज है, 8% की दर पर कितना निकलेगा वो निकाल लो। 45,000 गुणा 8 इंटू 1 समय बटा 100, तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से काटेंगे आप, इसको गुणा करेंगे तो 3600 रुपये। 3600 रुपये तो इसका ब्याज आ गया। यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों 45,000 रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, PRT बटा 100 निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा 5400।
कितना आ गया दोस्तों 5400। जब आप इनके अंतर को देखते हैं, मैंने क्या कहा था, इनका अंतर इधर लिखा जाएगा, ढंग से लिख लो दोस्तों इसको। इसका अंतर 5400 यानी 5400 में और 4440 का जो अंतर निकालोगे वो आपके पास देख लो कितना आएगा, यानी 960। और ये अंतर जब आप निकालेंगे तो ये अंतर इधर लिखा जाएगा, ये कितना आएगा दोस्तों 840। यहाँ से देखते हैं तो काटते हैं आप, तो 12 × 96 8:7 बनेगा। 8 इकाई क्या है, 8% की दर पर उधार लिया गया धन। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ पूछी जाती है उसका अनुपात यहाँ नीचे निकल कर आएगा। मूलधन का अनुपात है ये, किसका अनुपात है दोस्तों, मूलधन का अनुपात है ये। तो मूलधन का अनुपात 8:7 आया। टोटल कितना हुआ, मूलधन 15 इकाई, और उसने टोटल मूलधन कितना दिया था दोस्तों 45,000। एक इकाई का मान 3,000, तो एक इकाई का मान 3,000, तो दोस्तों 8 यानी जो 8% की दर पर मूलधन कितना इकाई है, 8 इकाई। जब एक इकाई का मान कितना है 3,000, तो 8 इकाई का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ ध्यान से। 8 इकाई का मान 24,000 रुपये उसने उधार लिए, किस पर, 8% की दर पर। और यदि इसका निकालना चाहते तो 21,000 रुपये इस दर पर उधार लेता। 24 और 21 टोटल 45,000 हो जाते। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, मिक्सर एंड डेलीगेशन पे इसको कर सकते हैं। 2 वर्ष का होगा तो 2 वर्ष के लिए कर लेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम दरों को भी लेकर तो कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1 वर्ष की दर है तो 8 × 1 यानी टोटल दर 8%। यदि 2 वर्ष की दर है तो टोटल दर 16 और ये 24 हो जाती है। और ये कितना यहाँ निकाल लेते, ब्याज दिया हुआ था, ब्याज में मूलधन का भाग लगाएंगे। 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 वर्ष का ही मूलधन लेंगे, × 100 करेंगे तो 2 वर्ष की दर आएगी और कुल दर आएगी। इसका मतलब यहाँ भी ऊपर भी हमको दर लेना पड़ेगा। तो वो पॉइंटों में जा सकता है, ब्याज जो है वो पॉइंटों में नहीं जाएगा। इसको आप ध्यान से करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मिक्सर एंड डेलीगेशन यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, आप आसानी से देखना, इसको रिपीट करके देख लेना। कुछ भी नहीं, 45,000 का 8% की दर से ब्याज आया 3600, 45,000 का 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज आया 5400, और 1 वर्ष का ब्याज कुल कितना दे रखा था 4440। इनका अंतर 960 और इनका अंतर 840। अनुपात में बांटा तो 12 से कट रहे हैं, 8:7। ये मूलधन का अनुपात आ गया। टोटल मूलधन कितना इकाई है दोस्तों 15 इकाई। 15 इकाई का मान 45,000, 1 इकाई का मान 3,000, तो 8% की दर पर उधार लिया गया धन है 8 इकाई, यानी 8 इकाई का मान 24,000। आंसर बताकर हम आगे निकलेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक एक चीज़ को बहुत गहराइयों में जाकर देखना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। दोस्तों एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम के लिए आया और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन, पहले वाला मूलधन दे देता है और दर 3% अधिक होती पिछली वाली दर से, तो नया मूलधन क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एक ये क्वेश्चन भी आपके सामने डाला गया दोस्तों। इसको यदि आप बेसिक से करते तो किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बता दूं। अरे पहले दर का मुझे मालूम नहीं कुछ भी थी, आर थी, पहले दर कितनी थी आर, और अब दर कितनी हो गई, ये पुरानी दर है दोस्तों, और नई दर कितनी हो जाएगी बोलो, R+3 बढ़ गई, 3% बढ़ गई दोस्तों। सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसे, और मूलधन भी आपको नहीं दिया होगा तो आप मूलधन मानेंगे कितना दोस्तों x। तो यहाँ आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, इक्वेशंस बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ना तो दर पता है दोस्तों, यहाँ आप क्या करेंगे x इंटू मूलधन का आपको मालूम नहीं है, और दूसरा R+3% गुणा कितने वर्ष का क्वेश्चन है, 2 वर्ष का क्वेश्चन है, बटा 100 करेंगे, माइनस, क्योंकि ये वाली दर ज़्यादा है तो जो ब्याज मिलेगा यही ज़्यादा मिलेगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है, ये वाली ज़्यादा है तो इसका ही ब्याज ज़्यादा होगा, दर ज़्यादा है तो ब्याज भी ज़्यादा होगा, और दर कम है तो ब्याज भी कम होगा। इसमें से माइनस करेंगे x इंटू दूसरा मूलधन R इंटू यहाँ पे करेंगे तो सोल्व कितना आ जाएगा बोलिए, 2/100 बराबर कितना अंतर दे रखा है, 108 का अंतर दे रखा है। यानी नए वाले में और पुराने वाले में 108 का अंतर है। और यहाँ से आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मूलधन मिल जाएगा दोस्तों, और आपको मूलधन ही बताना था। लेकिन XYZ अलग अलग अननोन डेटा में क्यों लेके जाएं,
क्योंकि यहाँ से देखो क्या होगा दोस्तों 2r, यहाँ भी 2r, समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इस क्वेश्चन को कैसे देखना चाहिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखना ध्यान से। कोई भी दर थी, दर हमेशा क्या होती है दोस्तों, वार्षिक। तो कोई भी दर थी वो 3% बढ़ रही है तो ब्याज भी उतना ही बढ़ रहा है, यानी अंतर आ रहा है ब्याज का उस दर के कारण। उस दर में जितना अंतर बढ़ेगा उतनी ही ब्याज बढ़ जाएगी, वरना दर में अंतर कम होगा तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं वार्षिक दर 3% अधिक होती, 3% एक वर्ष की दर बढ़ रही है, तो फिर 2 वर्ष के लिए टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष के लिए कितनी बढ़ जाएगी वो 6%। बोलो सही है कि नहीं है कुल दर। तो 6% बढ़ने के कारण अंतर कितना पड़ा ब्याज का, 108 का। बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों। पहले दर मान लो 100% थी, अब 6% बढ़ गई तो ब्याज अधिक आ गया 108, तो 1% पर ब्याज कितना होगा दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे 18, 108 बटा 6%, यानी कितनी हो गई दोस्तों 18। 1% का मान 18, तो 100% दर जब थी तब मूलधन कितना था दोस्तों, तो 100 इंटू 18 बराबर 1800। कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत आसान तरीके से करके इसको निकल सकते हैं। आपको इसको और भी अच्छा बनाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जितनी दर बढ़ाएंगे उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा, उतना ही ब्याज में बढ़ोतरी आएगी। दर कम होती है तो ब्याज में कमी आएगी। अरे टोटल 2 वर्ष के लिए 6% दर बढ़ गई, पहले मान लिया 100 था मूलधन, अब 6% बढ़ गई दर, पहले ब्याज मान लिया या मूलधन मान लिया जितना था 100 था, 6% बढ़ने के कारण वह 106 हो गई। अरे बोलो सही है ना। तो आप क्या करेंगे, जो 6% का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 108 का। तो एक इकाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। एक यानी कुल मूलधन है, एक का मतलब कुल पूर्णांक या कुल मूलधन, जो मैंने परसेंटेज में बताया था। तो एक का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 108 बटा 6 गुणा 100, एक का मान कुल यानी कुल मूलधन होगा, एक का मान निकाल लेना, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 18, तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों 1800। ऐसे डायरेक्ट कर लेना एक का मान, या फिर 1% का मान निकालते हैं तो 18, तो 100% का मान यानी 100% मूलधन कितना था दोस्तों 1800। ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसका बता दिया, बहुत आसानी से करके आप निकल सकते हैं। इसी पर एक ब्याज का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एक नया क्वेश्चन और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, या निवेश 3% अधिक होता तो 72 रुपये अधिक मिलते, कर सकते हैं। 1 वर्ष के लिए दर 3% है तो 2 वर्ष के लिए वो कितनी बन जाएगी दोस्तों 6%। तो 6% का जो अंतर करने पर ब्याज कितना, यानी ब्याज का अंतर कितना हो गया दोस्तों 72 रुपये अधिक हो गए, पहले और अब में अंतर कितना हो गया दोस्तों 72। तो 1% का या 1 इकाई का मान निकालो या 1 का मान निकालोगे तो ये 1 मूलधन है या 1 कुल पूर्णांक है, ठीक है। या फिर 1% का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा दोस्तों 72 बटा 6, तो 72 बटा 6 का मान कितना हो गया दोस्तों 12। तो फिर मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों 100%, और 100% का मतलब कितना हो गया 100 इंटू 12 बराबर 1200 रुपये। आंसर कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना, 4500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5000 रुपये बन जाती है। यदि ब्याज दर 10% हो जाए, अधिक हो जाए, तो वह राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन कितना बनेगा, ये पूछना चाहता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जितनी दर बढ़ती है उतना ही ब्याज दर बढ़ जाता है या ब्याज बढ़ जाता है। तो 4500 जो राशि है उसका पहले मिश्रधन 5000 रुपये बन रहा था। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि पहले आप दर निकालोगे 10% की दर से आप बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी राशि यानी जितनी दर आप बढ़ाओगे, 10% दर थी, यहाँ समय और ले लो किसी दर से 2 वर्ष में, ऐसे ले लो 2 वर्ष में, 2 वर्ष में
5,000 रुपये बन जाती है, तो फिर यदि ब्याज दर 10% अधिक हो तो बताइए वह राशि चार वर्ष में कितना बन जाएगी, या वह राशि कितना बन जाएगी, ये लिख लेंगे हम, कितना बन जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, वही 2 वर्ष का समय है। समय कितना है, वही 2 वर्ष का। तो 10% दर अधिक हो रही है तो 10% ब्याज दर बढ़ा दो, यानी 10% का ब्याज निकाल लो, कितना होगा 4500 का 10% का जो ब्याज निकलेगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 900। 45 दूनी 90, 900 रुपये। तो 900 रुपये और बढ़ जाएंगे पहले वाले रुपए में से। पहले मिश्रधन 5000 था तो उसमें 900 और बढ़ा दो, यानी अब मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 5900 रुपये। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखना। इस प्रकार से आंसर, अरे जितनी दर और बढ़ेगी उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा, तो उतना ही ब्याज और निकाल लो, यानी 10% ब्याज और निकाल लो 2 वर्ष का, वो और बढ़ जाएगा पहले वाले मिश्रधन में। ऐसा नहीं है कि आप दर निकालने के लिए चले जाएंगे, पहले दर निकालेंगे फिर उसके बाद में दर निकाल कर आप नया मिश्रधन बताएंगे। इस दर से 10% दर बढ़ाएंगे, उसमें फंस जाएंगे आप। पहले दर निकालोगे, फिर दर में 10% बढ़ाओगे और फिर आप इस पर काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो डायरेक्ट 10% और बढ़ रहा है तो 10% का ब्याज और निकाल लो। 900 रुपये बढ़ गया, तो 900 रुपये बढ़ाने पर 5000 से मिश्रधन कितना हो गया दोस्तों 5900 रुपये हो जाएगा। कर लेंगे आप इसको। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इसी के दूसरे भाग, यानी किस्त के अंदर, और किस्त की बातों को हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। यहाँ के लिए एक बार यहाँ कहानी इसकी ख़त्म होती है। सभी जनरल क्वेश्चनों को मैंने यहाँ ले लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किस्त की बात करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज में किस्त बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगती है, जैसे आपको बस लगातार देना है। चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता था, वो मैंने आपको बताया था, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली किस्त बनती है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैं अब लेने जा रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखना चाहेंगे दोस्तों। अब किस्त के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, और किस्त के बारे में मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज में ये भी बताया था कि किस्त होता क्या है, मूलधन का कुछ हिस्सा प्लस उसके साथ में कुछ ब्याज। यहाँ देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें दर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन किस्त का मान यहाँ पूछ लेता है। पहले ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगने वाला ब्याज है, इसमें कोई चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज कोई भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल तरीके की बात की जाती है। तो देखना दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं। 5 वर्ष बाद देना है कितना 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर, जो ब्याज की दर कितनी है दोस्तों 10%, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ये पूछना चाहता है। तो आप इसको 2 मिनट ध्यान से देखेगा और सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना मैं बताता हूँ। अब पहले तो इसका भाव समझिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अरे 3600 रुपये मुझे देने हैं, यदि इनको मैं समान किस्तों में देना चाहता तो कैसे देता, मुझे मूलधन का भी पता नहीं है। राशि मैंने कितनी उधार ली थी ये मुझे मालूम नहीं है, कुछ राशि मैंने उधार ली थी, कितनी थी वो पता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखना चाहते हैं वो राशि जो उधार ली उसका मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। तो देखिए मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको इसके बारे में। मान लिया कि बराबर किस्तें हम 100 मान लेते हैं। उसने कितनी बताई वो देख लीजिए, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम है, यहाँ क्लियर करना है उसको। पता नहीं है मुझे मैंने कितनी राशि उधार ली थी, ये समान किस्तों में बांटना है। दर है 10% दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ पर पूरा हिसाब करना पड़ेगा। अब अंतिम पड़ाव से मैं पहले चलता हूँ। मान लो मैं इस पड़ाव को यहाँ टाइम पर जमा नहीं कराता और इसे मैं अंत में देता, तो 10% इस पर लग जाती, क्योंकि एक बार ही है, एक भाग ही है, तो 10% लगती, यानी 110। बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों। इसको नहीं देता मैं टाइम पर तो 10% तो ये और 10% ये, टोटल मिला के 20% लग जाती, यानी 120। इसको नहीं देता तो 10 10 10 30% लग जाती दोस्तों, 130। ठीक है, और इसको नहीं देता तो दोस्तों में कितनी लग जाती, 40% लग जाती, यानी 140। टोटल देखो यहाँ पर मुझे देना कितना होता टोटल, यदि मैं ऐसे काम करता इनको टाइम पर नहीं देता तो देखिए दोस्तों
टाइम पर नहीं देता तो मुझे कितना देना होता, 1 2 3 4 5, 570, 590 और 600, 600 इकाई का मान दोस्तों, 600 इकाई का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3600 रुपये दे थे। एक इकाई का मान निकाल लो दोस्तों यहाँ से, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु और 6, एक इकाई का मान 6 रुपये। तो किस्त कितने की बनती दोस्तों, किस्त हो जाती 100 इकाई, एक इकाई का मान 6 है तो 100 इकाई का मान कितना हो जाता दोस्तों, 600 रुपये की किस्त बनती। कितने रुपए की किस्त बनती, 600 600 600 600 600, यानी 3000 रुपये में हो जाता मेरा काम कंप्लीट यदि मैं बराबर किस्तों में देता तो। लेकिन टाइम पर नहीं दिया तो कितने देने पड़े, 3600 रुपये देने पड़े। यदि मैं टाइम पर देता तो देखो 500 इकाई यानी 3000 रुपये में मेरा मामला हो जाता क्लियर। लेकिन मैं टाइम पर नहीं दे पाया तो मुझे कितने देने पड़े, 3600 यानी 600 रुपये अधिक देने पड़े। 600 600 की समान किस्त बनेगी दोस्तों। एक दर का क्वेश्चन आता है वो अलग है, ये पहले किस्त का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लिया अपन ने 100 फिक्स जो राशि है यानी समान किस्त है, ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ पर मुझे टोटल हिसाब करना ही है। यदि मैं इसको टाइम पर देता तो 100 देता, लेकिन टाइम पर नहीं दिया तो फिर मुझे 110 देना पड़ेगा। और इस पर मैं टाइम पर देता तो 1 साल का 10% है, वार्षिक दर कितनी है 10%, तो 2 साल के लिए यानी यहाँ और यहाँ 2 वर्ष हो गए ना, तो 2 वर्ष के लिए कितना लग जाता मेरे 120 यानी 20% की दर, यहाँ 30% क्योंकि 3 पड़ाव हो गए और 40% इसके लिए 4 पड़ाव, यानी टोटल मुझे 621 दे था, 621 देना पड़ा। तबकि यहाँ कितना बता रहा है 3600, एक इकाई का मान 6, तो किस्त प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 600। बता सकते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखते हैं, उसके बारे में आप खुद बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो हमने पीछे देखा है। 944 रुपए की ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, अब की बार कितनी वार्षिक किस्तें हैं दोस्तों, 4 बराबर वार्षिक किस्तें हैं, उनमें चुकाना है। ये देय जो था इसको इनमें चुकाना है। यदि समान तरीके से चुकाएं, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये तो क्या हुआ कि टाइम पर नहीं देने पर मुझे इतने रुपए देने पड़े। यदि मैं टाइम पर सारी किस्तें समान रूप से चुकाता तो कितने रुपए चुका पाता वो पता हो जाएगा, वो पता कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाल दिया, तो आप इसे बता सकते हैं। फिर इसे थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन में और नया बनाएंगे, यानी कुछ चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा वही 4 समान किस्तें 100 100 100 और 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो अंत यानी यहाँ कंप्लीट हिसाब हो जाता है, आप जानते हैं। तो कंप्लीट हिसाब यहाँ हो जाएगा, इस पर तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, आप जानते हैं। लेकिन यदि इसको वह टाइम पर नहीं देता है तो इस पर 12% लग जाएगा। ये बात मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बता दी। इसको टाइम पर नहीं देता है तो यहाँ तक पहुँचने में 12% यहाँ वाले और 12% यहाँ वाले टोटल मिला के 24% लग जाते हैं दोस्तों। तो 112 124, और इसको नहीं देता है तो 3 पड़ाव, 1 2 3, 3 पड़ाव यानी इसके 12 3 36% लागू हो जाती है। 12 12 12 तो कितना 136। टोटल देय राशि हम देखें कि उसको कंप्लीट जो दी जा रही है, अब वो कैसे दी जा रही है, यहाँ पे टोटल मिलाएं तो 472 इकाई, 472 इकाई का मान उसने दिया है कितना दोस्तों 944। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 2 रुपये, एक इकाई का मान 2 रुपये। तो बताइए किस्त दोस्तों, किस्त कितनी इकाई थी 100 इकाई, एक इकाई का मान 2 रुपये, तो 100 इकाई का मान 200 रुपये। 200 रुपये की प्रत्येक किस्त हो गई, तो 200 200 200 200 यानी उसे 800 रुपये यदि वो सही तरीके से देता टाइम पर तो वो 800 रुपये टोटल देता, लेकिन उसे 944 देने पड़े क्योंकि ये ब्याज लग गए। दोस्तों सही है कि नहीं है। और ये कितनी राशि थी, वो मूलधन कितना था, उधार कितना लिया था, उसके बारे में यहाँ पता नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर बता क्या सकते हैं कि यदि वो 200 रुपये देता तो उसे 800 ही देने पड़ते हैं, लेकिन ब्याज लगने के कारण उसे 944 रुपये देने पड़े दोस्तों। तो कर सकते हैं आप। अब इससे एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं।
इसी कैटेगरी का। फिर हम दर वाले क्वेश्चनों को फाइंड करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे अच्छा साधारण ब्याज की किस्त के लिए कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बना सकता। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीसरी किस्त याद करो। अब की बार देखो किस्तें समान रूप से नहीं है, उसने चेंज करवा दी दोस्तों। पहली किस्त आप बोलना चाहते हैं, देखो उसने क्या कहा, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, तो ये 100 मानते हैं पहली किस्त को, तो दूसरी 200 बन जाती है दोस्तों। बोलो सही है ना, क्योंकि पहली किस्त दूसरी का आधा हो गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरी किस्त का 1/3, इसका मतलब ये 1/3 है, इससे ये 1/3, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुना। सही है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया 300, ठीक है। आपने ये किस्तें डिजाइन कर ली, पहली किस्त 100 इकाई, दूसरी किस्त 200 और तीसरी 300। ये इसकी लैंग्वेज से पता लगता है। तो क्वेश्चन के भाव उसकी लैंग्वेज आप जरूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंत हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब आप देखेंगे ये रुपए यदि समय पर नहीं देता, ये किस्त समय पर नहीं देता, तो इसे दर लगती 10%। बोलो सही है। और ये किस्त समय पर नहीं देता तो इसे दर लगती 20%। इसका 10% कितना होगा दोस्तों 20, ठीक है। और 20 निकालेंगे तो ये 220 रुपये देने पड़ते इसको, और इसका 20% कितना होगा 20, तो इसको 120 रुपये देने पड़ते। ये 10% 20% आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आप कंप्लीट उसको कर सकते हैं। तो 300, 200, 500, 600, 640 इकाई, 640 इकाई का मान दे रखा है उसने 12,800 रुपये, ठीक है दोस्तों। 12,800 रुपये, एक इकाई का मान कितना होगा यहाँ से निकाल लो, 12,800 बटा 640, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। एक इकाई का मान 20 है, तो कौन सी किस्त पूछना चाहता है, तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए दोस्तों। कौन सी किस्त ज्ञात कीजिए, तीसरी किस्त। तो तीसरी किस्त कौन सी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितनी इकाई है दोस्तों 300 इकाई। पहली किस्त कितनी है 100 इकाई, तो 100 से गुणा करते हैं। दूसरी किस्त 200 इकाई, तो 200 से गुणा करते हैं इसको, क्योंकि एक इकाई का मान, एक यूनिट का मान 20 है, तो 200 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4000। यदि ये बताना चाहते तो 2000, लेकिन ये बताना है हमको तो 300 इकाई का मान, एक यूनिट का मान 20 है, तो 300 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो 6000 रुपये की देनी पड़ेगी, 6000 रुपये की तीसरी किस्त देनी पड़ेगी। फर्स्ट भी पूछ सकता था, फर्स्ट बताते तो 2000 आ जाता, और सेकंड बताते तो 200 × 20 4000 आ जाता। देखो उस बंदे को रुपए देने थे 4, 2, 6, 6, 12,000, लेकिन उसने दिए कितने दोस्तों 12,800, क्योंकि ब्याजें लग गई, उसके ब्याज दर लगने के कारण, यानी टाइम पर नहीं देने के कारण ब्याज लग चुके थे। लेकिन ये पूछा नहीं है अपन को, ये पूछा था, ये आंसर हम बता देंगे, कर लेंगे आप। तो इनसे सरल और अच्छा रूप नहीं हो सकता इन क्वेश्चनों का। आप ध्यान से इनको एक एक करके रिपीट कर करके ध्यान से देखिएगा। अब हम 2 क्वेश्चन दर के ले लेते हैं, और दर कैसे फाइंड की जाती है इनके क्वेश्चनों में, उनकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक रेफ्रिजरेटर जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपये है दोस्तों, 5,000 रुपये अंकित मूल्य, उसमें से 1,000 रुपये नगद देता है बंदा, तो यानी उधार कितने की हो गई 4,000 रुपये की। बोलो ठीक है दोस्तों, 4,000 रुपये की उधार हो गई, तथा 500 रुपये प्रति माह की 9 बराबर मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। एक बात बताओ, 4,000 को वो 500 रुपये प्रति माह मासिक किस्त देगा, तो पहली किस्त देने के बाद 2500 रुपये बचेंगे, फर्स्ट 500, अरे बोलो सही है ना। फिर 3,000 बचेंगे दूसरी में,
फिर कितने बचेंगे 2500, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500 और फिर यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, देखो ये हो जाएगी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ठीक है, और फिर 0 यहाँ कंप्लीट कर देगा। यानी उसे देना कितना पड़ा दोस्तों, 8 बार। तो ध्यान रखना दोस्तों 8 बार, देखो 0, 500, 1000 इन सभी में आप देख पा रहे हैं ये ऐसे बन रही है 0, 500, 1000 या फिर उल्टा बना सकते हैं 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000। आपने देखा एक समांतर श्रेणी बन रही है दोस्तों। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, एक चीज़ समझ लेना यहाँ। तो ये कितनी अंतराल बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बराबर किस्तों में दे रहा है, लेकिन 500 की किस्त कितनी बार दे रहा है वो देखना ध्यान से, 8 बार। 9 किस्तें हैं तो 8 बार देना पड़ेगा उसे, 11 किस्तें हैं तो 10 बार, यानी एक कम बार देना पड़ता है, उसे कहते हैं अंतराल दोस्तों, ठीक है, ओके। अब इन पदों का योगफल आप ज्ञात करेंगे, इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करें तो 500 कॉमन ले लो दोस्तों, वहीं से आपको पता लग जाएगा। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हिसाब कंप्लीट हो जाएगा 8वें बार में। तो यहाँ 500 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। आप जानते हैं दोस्तों 8 प्राकृत संख्याएं हैं, 8 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n + 1/2। बोलो सही है कि नहीं है। और 500 कॉमन आ गया मेरा, 500 क्या आ गया दोस्तों, कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखेंगे ये इसीलिए करते हैं हम कि n + 1/2 करके उसको 500 से गुणा कर दें। तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको। अरे कितनी किस्तें हैं, 9 बराबर किस्त, तो n का मान कितना होगा, n बराबर 8 बार देना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, n पदों का योगफल यानी n प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी 8 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो n + 1/2 के द्वारा निकाल लेंगे। 11 किस्तें हैं तो 10 × 11/2, तो यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों 8 × 9/2 कितना हो जाएगा बोलिए, 36। 36 तो n पदों का अंदर वाले पदों का योगफल आया। कॉमन वैल्यू कितनी चल रही है, यानी सब में डिफरेंस कितने का है उससे गुणा करेंगे, वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, कॉमन राशि कितने की देते आ रहे हैं हम, 500 रुपए की प्रति माह। तो 500 रुपए की राशि 36 बार देना है, टोटल राशि कितनी हो गई वो गिन लें। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18,000 रुपये की राशि टोटल है। अब एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट, एवरेज का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये पूरी आई, इसमें वार्षिक अपन को मासिक निकालनी है प्रति माह की। तो 18,000 में कितने का भाग दे देंगे दोस्तों, 12 का। तो यहाँ पर 12 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1500 रुपये। 1500 रुपये एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट यानी प्रति मासिक, क्योंकि जो किस्त की दर अपन को बतानी है। तो अब दर बताने के लिए दोस्तों किस्त कितने की थी, 500 की, कितने पर थी दोस्तों, 1500 रुपये पर, और गुणा 100 कर देंगे, अपनी दर निकल के आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर काट लेंगे इसको, 15 × 45, ठीक है। फिर कितने बच गए, 5, 15 × 45, फिर 5/15 यानी 1/3, 33 सही 1/3% की दर आ जाए। कर लेंगे दोस्तों, आप ध्यान से रिपीट करके देखिएगा। ये n पदों का योगफल या n प्राकृत संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करते हैं। तो 9 किस्तें हैं तो 8 प्राकृत संख्याएं बनेंगी 8 तक की। तो 8 × 9/2 बराबर 36। अब 500 रुपये जो 36 भागों में बट रहे हैं, टोटल मिलाएंगे तो 18,000। इनको एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट में बदलना चाहेंगे तो 12 का भाग लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1500 रुपये एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट। तो मासिक यानी 500 रुपये की किस्त 1500 पर गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने इसका रखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और अपने सामने, एक व्यक्ति 10 रुपए की धनराशि उधार लेता है जिसका भुगतान वह 1 रुपये प्रति माह की 11 बराबर मासिक किस्तों में करता है। तो आप एक काम करना, 10 रुपये उधार लेता है, 11 बराबर मासिक किस्तों में करता है, वो तो काम कर ही लेंगे। तो आपको सीधा काम क्या करना है, किस्त बराबर किस्त कितनी है, 11 बराबर किस्त हैं, डायरेक्ट करो, मैंने समझा दिया, पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो n का मान कितना बनेगा दोस्तों, 10। तो देखो n पदों का योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ देखना चाहिए तो, यानी टोटल कितने माह के लिए काम होगा, 10 × 11/2 यानी 55, ठीक है। और प्रति माह यानी कॉमन वैल्यू कितनी कितनी देनी है मुझे, 1 रुपये की। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा दोस्तों, 1 रुपये 55 बार के लिए, 55 बार करना है मुझे काम, और 1 रुपये, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 55 रुपये। लेकिन ये 55 रुपये वार्षिक आ गया पूरा, तो एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा दोस्तों, 55/12 रुपये। ठीक है दोस्तों, 55/12 रुपये मेरे पास एवरेज प्रिंसिपल अमाउंट है, और किस्त कितने की है, 1 रुपये की। तो 1 रुपये की किस्त कितने पर, 55/12 रुपये पर गुणा 100। आंसर निकाल लीजिए, दर निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, 12 ऊपर जाएगा तो 12 × 100/55 काट लीजिए 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 × 5 100। 240 में भाग देंगे 11 का, तो 11 दूनी 22, और कितने बच गए, 2 बार, 11 × 11 21 से ही 9/11% दर आ जाएगी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज का जो भाग कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर किस्तें भी हमने पढ़ ली, किस्तों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा है एग्जाम के अंदर, तो आप इन्हें ध्यान से रिपीट कर करके एक बार पढ़ेंगे। और इस भाग को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर एक नई उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक में, नए भाग में आपको हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।